नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक की क्लास में हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के अंतर्गत उसका जो पहला जो चैप्टर है लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त, उसके अंतर्गत हमने लगभग आप ये देखें तो पूरा ही चैप्टर खत्म होने को आया है। इसके अंतर्गत हमने ये सीखा है कि लघुत्तम समावर्त क्या होता है, इसको ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ है, इसको हमने बहुत ही आसान भाषा में और सरल तरीके से सीखने की कोशिश की है। इसके साथ ही लघुत्तम समावर्त बाद जितने भी कंपटीशन में आने लगे जो अच्छे जो प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को अपन ने एक क्लास में हल किया था। उसके साथ ही अगली जो क्लास थी उसमें हमने महत्तम समावर्त क्या होता है या महत्तम समावर्त के ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ है, इसको भी हमने बहुत ही आसान और सरल भाषा में सीखा था। उसके साथ ही नेक्स्ट जो क्लास थी उस क्लास में हमने महत्तम समावर्त जितने भी कंपटीशन में आने लायक जो अच्छे अच्छे जो प्रश्न थे जो अब तक आ चुके हैं या जो बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, तो उन सारे प्रश्नों को अपन ने हल किया था। इसके साथ ही पिछली जो क्लास थी उस क्लास में हमने ये देखा था कि भी जब महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त दिया हुआ हो और एक संख्या दी हुई है तो हम दूसरी संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या जब दोनों संख्याएं दी हुई हो तो लघुत्तम या महत्तम में से कोई भी एक चीज़ अगर अज्ञात है तो उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ अच्छे प्रश्न भी लिए थे जो अनुपात रूप में जो दिए हुए हो, तो वो सारी चीज़ें हमने अब तक की जो क्लास थी इसमें हमने ये सीखने का प्रयास किया है। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके कंपटीशन संबंधी जो कंटिन्यू जो वीडियो जो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन भी समय पर मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों से शेयर भी करें ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, तो वैसे तो अपन देखें तो जो पिछली जो क्लास थी उसमें हमारे लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त पर आधारित जितने भी संख्यात्मक प्रश्न जो थे वो सारे समाप्त हो चुके हैं। हमने सारे प्रश्नों को हल कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अब आपकी गाइड में ऐसे कोई प्रश्न बचे होंगे जो आपसे हल नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन उसमें से देखिए कुछ जो प्रश्न जो रह गए थे वो जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि उन पर अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वो जो रहे, एक तो रहे हमारे सामने भिन्न पे आधारित जितने भी प्रश्न आते हैं, चाहे वो उचित भिन्न हो, अनुचित भिन्न हो, दशमलव भिन्न हो या चाहे बोलिए दशमलव भिन्न हो, तो उन पर आधारित कुछ प्रश्न भी कई बार कंपटीशन में आते हैं, वो हो गए। या कई बार हम ऐसा देखने में मिला जो बीजीय व्यंजकों पर आधारित कुछ इसमें प्रश्न भी आते रहते हैं। तो आज का जो वीडियो उसमें अपन इसी पे चर्चा करेंगे, ताकि हम ये कहीं भी नहीं चाहते कि अपने कंपटीशन संबंधी किसी भी प्रकार का प्रश्न पीछे रह जाए, और सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर भिन्न रूप में अगर कोई संख्या आ जाए हमारे सामने तो उसका हम लघुत्तम समावर्त कैसे ज्ञात कर सकते हैं या महत्तम समावर्त कैसे ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही जो बीजीय व्यंजकों पर आधारित भी कुछ जो प्रश्न जो है, जो अच्छे प्रश्न है, उनको भी अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना समय गए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत अपन यहीं से करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो भिन्न जो संख्या है वो कौन कौन सी है या बीजीय व्यंजक होते क्या है, क्योंकि जब अपन को यही चीज़ अगर मालूम ही नहीं होगी तो हमें यही कैसे पता चलेगा कि इनका लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना या महत्तम समावर्त ज्ञात करना। ठीक है, तो बहुत ही अपन छोटे रूप में वैसे देखिए देखने को पूरा एक चैप्टर है, भिन्न वाला भी है या बीजीय व्यंजक, ये भी बहुत लंबी चौड़े सारी इसके चीज़ें हैं, लेकिन वो सारे अपन चीज़ें यहाँ पर नहीं लेंगे। अभी तो हमें इस लघुत्तम समावर्त या महत्तम समावर्त ज्ञात करने के लिए जो इसकी जो आधारभूत जो जानकारी है उस जानकारी को अपन बिल्कुल शॉर्ट में इसको साझा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपसे निवेदन जरूर रहेगा कि आप कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करें। आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि ये तो बिल्कुल सामान्य चीज़ है, ये तो हमको आती है, आप अपना फालतू रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, मैं हमेशा से मेरा प्रयास यही रहता है कि मेरे सामने मैं तो यही सोचता हूँ कि जो भी स्टूडेंट बैठा है वो हो सकता है कि उसने जो मैथ्स जो पढ़ी है वो कक्षा 10 तक ही पढ़ी है, या कुछ ऐसे साथी भी है जिन्होंने बीएससी या एमएससी तक भी मैथ्स पढ़ी है। तो दोनों ही तरह के साथी मेरे सामने है, तो मुझे तो अपना जो कार्य जो करना वो बिल्कुल बेसिक से ही करना पड़ेगा, ताकि कुछ साथी जो ये चीज़ें जिससे कई बार ऐसा होता है कि वंचित हो जाते हैं, या जिसमें ये स्कूल में जब पढ़ा था उस समय हमारे पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ था तो कुछ कन्फ्यूजन भी रह जाता है। और फिर अपन मैं अगर सीधे अगर प्रश्न को करो तो फिर क्या होगा, वो जो कन्फ्यूजन वो आपके दूर नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है कि अपन संकोच के मारे अपन पूछते भी नहीं है कि इतनी छोटी सी चीज़ यार क्या पूछनी सर को। लेकिन देखिए, आपको कहीं भी ऐसे अगर आप चैनल के साथ जुड़े तो मेरा भी प्रयास यही रहेगा कि अपन बिल्कुल बेसिक से ही इसमें हर चीज़ को सीखने का प्रयास किए। और कोई भी चीज़ ऐसी जो है आपको चाहे कितनी ही बड़ी बेसिक है, बिल्कुल छोटी सी सामान्य चीज़ और अगर आप उससे अनभिज्ञ है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, तो अपन उसको भी मैं पुनः समझाने का जरूर प्रयास करूँगा। ठीक है, तो अपन देखिए वापस बढ़ते हैं भिन्न संख्याओं की तरफ। तो भिन्न संख्या कौन सी होती है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम अंश और बट्टा हर के रूप में प्रदर्शित करते हैं वो सारी कहलाती है भिन्न। ठीक है, ये तो बिल्कुल सामान्य से परिभाषा और अपन वैसे अच्छे से जानते भी है, क्योंकि अक्सर अपन ये
लगभग आप भिन्न तो देख लो तो कक्षा 3 से ही हमारे शुरू हो जाती है। तो वहीं से हमने ये सारा पढ़ना शुरू किया था, तो हमें इतना तो पता है कि भिन्न कौन सी होगी जिसमें अंश और हर हो। ठीक है, ऊपर वाली संख्या उसको अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, ये भी अपन अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब भिन्नों के जो प्रकार थे, अब हमारे जो प्रश्न जो आएंगे वो भिन्न रूप में कैसा आएंगे, हो सकता है कि वो उचित भिन्न भी आ जाए। ठीक है, और प्रश्नों में ये तो भी देखें, अपने लिखा हुआ थोड़ी है कि भिन्न जो होगी वो केवल उचित भिन्न ही आएगी, हो सकता है जो प्रश्न जो है वो अनुचित भिन्न भी तो आ सकता है। ठीक है, तो अनुचित भिन्न भी इसमें हो सकती है। इसके साथ में प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें हमें मिश्र भिन्न दी हुई हो। यानी भिन्न का जो रूप, वो तीनों ही रूप हमारे सामने प्रश्न में दिखाई दे सकते हैं। तो हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि अगर ये जैसे उचित भिन्न दी हुई है तो हम उसका लघुत्तम या महत्तम समवर्ती कैसे ज्ञात करेंगे, या अनुचित भिन्न है तब उनको उसके कैसे करेंगे, या मिश्र भिन्न जो दी हुई है तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले एक छोटे रूप में आपको बता दूं, उचित भिन्न तो कौन सी होती है अपन जानते हैं कि ऐसी भिन्न जिसका अंश तो हो छोटा, क्या हो, अंश तो छोटा होता है और हर जो है वो होता है बड़ा, तो वो कैसी भिन्न होती है, उचित भिन्न होती है। ठीक है, इसी के विपरीत जो है अनुचित भिन्न क्या होगी, जिसमें हमारे अंश तो हो बड़ा, ठीक है, और हर जो है वो हो छोटा, वो कहलाती है अनुचित भिन्न। और मिश्र भिन्न कौन सी होती है, जिसमें कुछ भाग तो आगे पूर्णांक रूप में हो और शेष जो भाग है वो भिन्न के रूप में हो, तो उसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख रहे हैं छोटा सा, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है जैसे 5/7, तो ये तो क्या हो जाएगी, उचित भिन्न होगी, क्योंकि इसमें अंश तो छोटा है और हर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो अनुचित भिन्न जो होगी, चाहे अपन इसी को अगर उल्टा लिख दे, जैसे कि मैं 7/5 लिखूँ तो ये अनुचित भिन्न हो जाएगी। ठीक है, और मिश्र भिन्न कौन सी होगी, जिसमें कुछ भाग तो आगे पूर्णांक रूप में लिखा हुआ हो और उसके साथ में कुछ भाग ऐसा लिखा हुआ, तो ये जो कहलाती है मिश्र भिन्न। ठीक है, ये तो हम सारी चीज़ें जानते हैं, इसको ज़्यादा अपन विस्तार में नहीं लेंगे। तो हमारे सामने देखिए प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे ये भिन्न लिखी हो सकती है, ये भिन्न भी हो सकती है और ये भी भिन्न होती है। तो पहला काम तो इसमें हमको करना क्या पड़ेगा, तो अब जितने भी हमारे जो प्रश्न जाएंगे, जिसमें चाहे लघुत्तम समवर्ती ज्ञात करना हो, चाहे महत्तम समवर्ती ज्ञात करना हो, अगर वहाँ पर उचित भिन्न लिखी हुई है तब भी चलेगी, अगर अनुचित भिन्न लिखी हुई है तब भी हमारे चलेगी, उसमें हमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कहीं भी प्रश्न में अगर मिश्र भिन्न अगर दी हुई हो तो जरूर हमें इसको जो है अनुचित भिन्न में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखिए, वैसे मेरा एक वीडियो बना हुआ, उसमें हमने सारी चीज़ों मैंने बहुत ही बेसिक से स्पष्ट किया हुआ है, जैसे भिन्न के रूप में है, तो आप वहाँ से रिसर्च करके उसमें भी देख सकते हैं। और ठीक है, तो मिश्र भिन्न को बदलने का तरीका तो वैसे देखिए आप सब जानते ही हैं, क्या करना है, हमें 5 का इस 1 से गुणा करना है, 5 एकम 5, और फिर इसमें हम 2 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 7/5। ठीक है, तो ये हो जाएगी अनुचित भिन्न में बदल जाएगी। ठीक, तो हमें बस इतना सा काम तो करना ही है, तो तब जाके बाकी जो है जैसे उचित भिन्न या अनुचित भिन्न उसको तो हमको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम उनका सीधा ही लघुत्तम समवर्ती या महत्तम समवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है एक भिन्न का चौथा जो रूप है, जो दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न जो है, अब कई बार देखिए आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने ये भी बताया होगा कि दशमलव भिन्न तो बिल्कुल अलग ही चैप्टर है, लेकिन वास्तव में देखिए ये भी एक भिन्न का ही प्रकार है। दशमलव भिन्न जो है वो अलग से कोई चैप्टर नहीं है या फिर अलग से इकाई नहीं है, ये भिन्न का ही एक पार्ट है दशमलव, जिसमें क्या होता है, अंकों के बीच में कहीं ना कहीं दशमलव लगा होता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 7.5, तो ये दशमलव भिन्न हो जाएगी। ठीक है, या कहीं ये लिखा हुआ है जैसे 0.35, ये दशमलव भिन्न है। ठीक है, तो अब अगर दशमलव भिन्न लिखे हुए हैं इस तरह की, और उनका हमें अगर लघुत्तम समावर्ती या महत्तम समावर्ती ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें देखिए इनको कहीं भी अलग से आपको ऐसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी गाइड, बहुत सारी गाइड जो है मैंने देखी भी है, जो कंपटीशन के लायक आपकी बनी है, तो उनमें प्रश्नों को सीधा ही वो 75 और 35 का पहले महत्तम समावर्ती या लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में जितने भी इनके अंक दशमलव के बाद देख रहे 2 अंक है, तो कहीं 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा रहे हैं, कहीं 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य सारे वो शॉर्टकट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और शॉर्टकट से ही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए मैं ये कहीं भी नहीं करता कि हमें बिल्कुल ही शॉर्टकट से सीधे ही प्रश्न। हाँ देखिए, हो सकता है कि जैसे आपका अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो तो आप इनका लघुत्तम समवर्ती या महत्तम समवर्ती तो जल्दी तो कर पाएंगे, लेकिन देखिए फिर भी ये आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा कि दशमलव को आंसर जो आएगा उसमें कितने अंकों के बाद में लगाना है। तो ऐसे हम शॉर्टकट की तरफ क्यों बढ़े, जब इसका प्रॉपर वे है, बिल्कुल सही तरीके से अपन इसको करें, तो कहीं भी हमको ये दिक्कत आती ही नहीं है, फिर कोई समस्या ही नहीं आती है कि भाई 1 को छोड़ के दशमलव लगाना या 2 को छोड़ के दशमलव लगाना है। तो जब भी हमारे सामने दशमलव भिन्न वाले जितने भी प्रश्न आए, तो हमें क्या करना है, केवल छोटा सा काम करना है। पहले तो देखिए इस दशमलव को अपन हटा ही देते हैं। ठीक है, दशमलव को हटाना सिंपल है बिल्कुल।
दशमलव की जगह हम क्या लिख देंगे, एक और उसके पीछे जितने अंक है उतने हम 0 लगा देंगे। तो ये एक बिल्कुल एक भिन्न बन गई। देखिए 75/10 बन गई भिन्न। अब भिन्न कौन सी बनेगी, या तो उचित भिन्न बनेगी या अनुचित भिन्न बनेगी, दोनों में से एक भिन्न बन सकते हैं। इसी तरह से जैसे ये 0.35 है तो हम क्या करेंगे, दशमलव की जगह मैंने 1 लिख दिया, उसके पीछे 2 अंक है तो मैंने 2 0 लगा दिए। ठीक है, तो ये भिन्न तो बदल गए। अब इसको अपन ज़्यादा काम न करके, जैसे संख्या अपन को बड़ी दिख रही है तो अपन इसको थोड़ा इसको साधारण भिन्न में बदल देते, इसको सरल कर देते हैं। जैसे इसमें 5 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। इसमें 5 का भाग दे दिया, कितने बार हो गया, 15। तो ये जो भिन्न बन गई तो बन गई 15/2। ठीक है, और इसी को भी अपन जैसे बदले, मैंने 5 का भाग दे दिया, इसमें 7 बार, इसमें देखिए 20, तो 7/20। तो ये हमारी भिन्न बदल गई। तो हमें देखिए, ये तो जैसे हमें कौन सी भिन्न मिल गई, यहाँ पर तो अंश बड़ा है तो ये तो मिल गई हमें अनुचित भिन्न, और यहाँ पर हर बड़ा है तो ये हो गए हमारे उचित भिन्न। तो इस तरह से कुछ भी नहीं करना है, चाहे वो प्रश्न दशमलव में आए चाहे भिन्न में आए, तो पहला काम तो क्या करना है, हमको उनको उचित या अनुचित भिन्न में हम उसको बदल देंगे। ठीक है, और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसको अपन थोड़ा बदल के जो सरलीकरण उसका कर देंगे और हमारे सामने एक भिन्न रूप में आ जाएगी। ठीक है, अब हमें करना यहाँ से लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक कैसे करना है, अब चलो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि 14/33, 42/55 तथा 21/22 का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दोनों ही, जैसे आपके इतना ध्यान रखें कंपटीशन में दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, वहाँ तो कम से कम एक ही देगा, लेकिन अपन चलो दोनों चीज़ों को हमें सीखनी है तो अपन दोनों चीज़ों को ही साथ में सीख लेते हैं। तो एक ही प्रश्न में मैं दोनों ही सिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो अपन ये करते हैं कि ये जो भिन्न जो दी हुई है 14/33, 42/55 और 21/22, इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक हम कैसे करेंगे, तो आप ध्यान रखिए, या इसको आप नोट कर लीजिए कि जब भी हमें भिन्नों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो, ठीक है, क्या करना हो हमें, जब भी भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो तो हमें ये काम करना है, जितने भी आपके भिन्न दी हुई है उसमें जितने भी अंश हैं उन अंशों का तो हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे अलग। ठीक है, हमें क्या काम करना है, दोनों का देखिए, न तो कहीं इनका आपको अलग से वो अभाज्य गुणनखंड करके करना है, हमें दोनों का करना, अंशों का लघुत्तम समापवर्तक अलग निकालना है। और नीचे जो हर जो दिए हुए हैं जितने भी भिन्न हैं उन हरों का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ये आप ध्यान रखें, कहीं भी देखिए कन्फ्यूजन मत होना कि हमें लघुत्तम समापवर्तक करना है तो हमें अंशों का और हरों का दोनों का ही लघुत्तम समापवर्तक करना है, ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखना, हमें जितनी भी भिन्न दी हुई है उसमें जितने भी अंश जो है उनका ही हमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखिए इस प्रश्न को अपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं जो तीन जो भिन्न है उनमें अंश कौन कौन से। एक तो है 14, एक है 42 और एक है 21। ये तीनों भिन्नों के क्या हो जाए, अंश हो गए। अब इन अंशों का तो अपन कर देते हैं लघुत्तम समापवर्तक, संक्षिप्त विधि से कर देते हैं, अपन जानते हैं ये करना सारा। 2 का भाग दिया कितनी बार, 7 बार, 42 में दिया 21 बार, 21 में पूरा पूरा नहीं जाता। अब 3 का भाग दे दिया, 7 में नहीं जाएगा, 21 में 7 बार, 21 में 7 बार, फिर 7 का भाग दे दिया 1, 1 और 1। ठीक है, तो उनका जो है लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 7, देखिए 3 दूनी 6, 6 सते 42, ये तो आ गया लघुत्तम समापवर्तक। तो ये जो है इनमें भिन्न जो थी कौन अंश होता, आंसर कितना आ गया 42। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हरों का करना है महत्तम समापवर्तक। तो हर कौन कौन से, एक तो है 33, ठीक है, दूसरा है 55 और तीसरा दिया हुआ है 22। ठीक, बहुत ही सिंपल सा काम है। देखिए 3 का भाग दे दिया कितनी बार, 11 बार, 11 में 11 का भाग 1 बार, इसमें दे दिया 5 का भाग 11 बार, 11 में 11 का 1 बार, 2 का भाग दे दिया 11 बार, 11 में 11 का भाग 1 बार। ठीक है, बहुत सिंपल सा ही प्रश्न लिए, ज़्यादा बड़े अपन ने नहीं लिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ जब समझ नहीं हो जब बेसिक से, उसमें छोटे ही प्रश्न अच्छे रहते हैं, अच्छे से समझ में आते हैं। ठीक है, अब इनका जो महत्तम समापवर्तक जो होगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड में देखें तो तीनों में 11 जो है वो तीनों में ही कैसा है, उभयनिष्ठ है। तो इनका महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 11। तो ये लिख दिया 11। तो ये हो गया इन तीनों जो भिन्न है उनका लघुत्तम समापवर्तक। लेकिन देखिए ये ऐसे जो प्रश्न जाते हैं एग्जाम में, वो हो सकता है कि आपको ऑप्शन में 42/11 लिखा हुआ नहीं मिले,
उसका कारण ये है क्योंकि देखिए हमें जो आंसर जो मिला वो कैसी भिन्न मिली है, देखिए अभी अपन ने देखी थी। अगर अंश बड़ा हो तो वो कैसे होती है, अनुचित भिन्न होती है। और जब भी आंसर जो दिए हुए होंगे, मैंने लगभग देखे हैं, जब भी कंपटीशन में ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमारे आंसर जो वो अनुचित भिन्न में लगभग दिए हुए नहीं मिलते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसमें देखिए हो भी सकता है, मैं ये श्योर नहीं कहता है कि आपको ऐसे अनुचित भिन्न में आंसर नहीं मिलेगा। देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि ये आंसर ऐसे ऑप्शन अपन को दिख भी जाए, तो कई बार मान नहीं दिखे तो इसका कारण ये होता है कि अनुचित भिन्न जो होती है तो उसको अपन मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो हो सकता है वो हमारा ये भी परीक्षण करना चाहे कि भी आप अनुचित भिन्न तक ही जानते हैं या मिश्र भिन्न भी आगे जानते हैं, तो अपन इसको मिश्र भिन्न में थोड़ा बदल देंगे। क्या करना है हमें, 42 में 11 का भाग दे देंगे, कितने हो जाएंगे, 11 का भाग इसमें 3 बार चला जाएगा, 11 या 33, पीछे कितने बच गए, 9। तो इसे मिश्र भिन्न में लिख देते हैं, कितने हो गए, 3 से 9/11, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो दोनों ही आंसर सही है। अगर आपको ऑप्शन में ये चीज़ मिल जाए तो भी ये आंसर हम चूज कर लेंगे, अगर हमें मिश्र भिन्न पे दिया हुआ हो तो हम उसमें से ये ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अपन इन्हीं भिन्न संख्याओं का महत्तम समावर्त ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जब भी भिन्न संख्या है तो भिन्नों का महत्तम समावर्त क्या होगा। जैसे हमने पिछले अभी जो तरीका जो देखा था, जिसमें हमने क्या किया था, लघुत्तम समावर्त ज्ञात किया था, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो भी अंश जो थे उनका हमने क्या किया था, लघुत्तम समावर्त ज्ञात किया। अब यहाँ पर हमें महत्तम समावर्त ज्ञात करना है, तो अंशों का तो हम महत्तम समावर्त ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी बिल्कुल देखिए फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल इतना अच्छा है कि अपन अच्छे समझ में आ सकता है। लेकिन अपन ये देखें कि जितने भी भिन्न वाले जो प्रश्न जो आते हैं तो उसमें हमें अंशों के साथ तो वही काम करना है जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हमें लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है तो हमें अंशों का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है, अगर हमें महत्तम समावर्त ज्ञात करना है तो हम अंशों का क्या करेंगे, महत्तम समावर्त ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, लेकिन हरों का जो काम करना है वो हमें इसके विपरीत करना है। अगर हम अंशों का महत्तम समावर्त करते हैं तो मतलब हमें हरों का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। और यही हमने पिछले प्रश्न में देखा था हमने कि अगर हमने अंशों का क्या किया था, लघुत्तम समावर्त किया था, तो हमें हरों का क्या किया था, हमने महत्तम समावर्त ज्ञात किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ पर अंशों का महत्तम समावर्त कर लेते हैं तो महत्तम समावर्त में अलग अलग करना पड़ेगा। 14 में जैसे 2 का भाग दे दिया, कितनी बार हो गया, 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। 42 के अपन करें अभाज्य, 2 का भाग दे दिया कितनी बार, 21 बार, 21 में 3 का भाग दे दिया 7 बार, 7 में 7 का भाग दे दिया 1 बार। और तीसरी संख्या है 21, 21 में 3 का भाग दे दिया 7 बार, 7 में 7 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, अब देखिए तीनों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड देखे तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। 7 जो है वो सब में है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये तीनों जो अंश में जो संख्या है तो उनका महत्तम समावर्त में कितना आ गया, 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हरों का करना है लघुत्तम समावर्त। हर कौन कौन से है, 33, 55 और 22, इनका हम लघुत्तम समावर्त कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 2 का भाग दे दिया मैंने इसमें, 33 में नहीं जाता, 55 में नहीं जाता, इसमें हो गया 11 बार। 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 का भाग 11 बार, 55 में पूरा नहीं जाएगा, 11 में 11। 5 का भाग दे दिया, 11 में पूरा नहीं जाएगा, 55 में 11 बार, 11 में भी नहीं जाएगा। और अब दे दिया हमने 11 का भाग और ये आ गया 1, 1 और 1। ठीक है, तो अब इनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा वो अपन देख लेते हैं। देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। ठीक है, अब देखिए कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 पंजे हो गए 30, और 30 का 11 तिया 33, 330। तो ये आ गया इनका लघुत्तम समावर्त। देखो सबसे पहले दिन का महत्तम समावर्त कितना आया, 7, और हरों का लघुत्तम समावर्त आ गया 330। तो ये हो गया जो भिन्न जो दी हुई है, तीनों जो भिन्न दी हुई थी 14/33, 42/55 और 21/22, तो उसका ये महत्तम समावर्त इस तरह से अपन ज्ञात कर सके। यानी कहने का तात्पर्य है कि कहीं भी ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें एक छोटे से जो फॉर्मूले हैं उनको ही आपको थोड़ा सा समझ के याद रखना है। ठीक है, तो आपके भिन्नों में लघुत्तम समावर्त भी ज्ञात हो जाएंगे और महत्तम समावर्त है तो वो भी ज्ञात हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो एग्जाम्पल है जो दशमलव भिन्न पाद है, तो उस पर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए कहीं भी मेरा अनावश्यक आपका समय खर्च करने का कहीं भी मकसद नहीं रहता है। क्योंकि भिन्न संख्या जितनी भी थी उनका अपन ने पिछले एग्जाम्पल के द्वारा सीख लिया कि महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त कैसे ज्ञात करना है। तो अपन सीधे आगे बढ़ते हैं, दशमलव भिन्न जो है उसको हम कैसे हल करेंगे और कैसे उनका लघुत्तम या महत्तम समावर्त ज्ञात कर सकते हैं उसको देखेंगे। वैसे आपको मैंने पहले बता ही दिया होगा कि जितने भी हमारे सामने दशमलव भिन्न होगी तो हम क्या करेंगे, उनका सीधा ही महत्तम समावर्त ज्ञात नहीं करेंगे, पहले हम उनको क्या करेंगे, भिन्न के रूप में उसको बदल देंगे। जैसे एक 0.75 है तो इसका 0 हटा देंगे
यहाँ क्या हो जाएगा, एक और पीछे कितने अंक है, 2 अंक है, तो हम 2 जीरो लगा दिया। तो पहली जो संख्या जो है कौन सी थी, 1.75, वो तो किसे बदल गई 175/100। इसको सरल, थोड़ा सरल कर देते, जैसे 5 से कट कर दिया, 20 पंजे 100, इससे 5 का भाग दे दिया, 5 दिया 15, पीछे बच गए 2, 55 25, वापस 5 से कट कर दिया, 5 चौके 20, 7 पंजे 35। तो ये तो बदल गई है, किसमें बदल गई, 7/4 में। ठीक है, और दूसरी जो संख्या है वो है हमारे सामने 5.6। तो इसका भी दशमलव हटा दिया, दशमलव की जगह 1 और पीछे एक संख्या है तो हमने 1 जीरो लगा दिया। अब इसको हम कट कर देते, किससे, 2 से कट कर दिए, ये हो गए 5 और ये हो गए 28 दूनी 56। ठीक है, इतना ही होगा तो इसको इतना ही सॉल्व करेंगे, 28/5। और तीसरी जो संख्या है देखिए, वो तो हमारे सामने पूर्णांक में दी हुई, तो अब इसको हम भिन्न रूप में कैसे बदलेंगे, क्योंकि सीधा हम इसको यूज़ तो नहीं कर सकते कि सारी भिन्न, तो हम इसको क्या करेंगे, 7 की जगह इसको हम लिख देंगे 7/1। ठीक है, ताकि हमारे सामने ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं हो और हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इन भिन्न संख्याओं का हमें क्या करना है, महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब महत्तम समावर्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया है, हमें अंशों का क्या करना पड़ेगा, महत्तम समावर्त, और हर जो है उन हरों का क्या करना पड़ेगा, हमें उसका विपरीत काम करना पड़ेगा, हरों का हमें लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना। ठीक है, तो अब देखिए अंश कौन कौन से हैं, अंश में जो संख्या है वो 7 है, 28 है और 7 है। तो अब इनका महत्तम समावर्त कितना होगा, देखिए सब में 7 का ही भाग जा रहा है, तो बिल्कुल सिंपल सा इसका महत्तम समावर्त कितना हो जाएगा, 7, सीधे भी मैं लिख सकता हूँ। और हरों का हमें लघुत्तम समावर्त करना है, तो हर में देखिए कौन कौन सी संख्या है, 4 है, 5 है और 1 है। कौन कौन सी संख्या, 4, 5 और 1, तो वैसे सीधा दिख रहा है मुझे कि दोनों का गुणा ही होगा, 2 दूनी 4, 5 कम 5 में नहीं जाता, उन्हें 2 का भाग दे दिया एक बार, इसमें नहीं जाएगा, और इसमें 5 का भाग दे दिया, 1 और 1, कितना के 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो ये हो गया 7/20। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, बहुत ही छोटा सा ही लेने की कोशिश की, देखिए दशमलव बिल्कुल संख्या ऐसे दिख रही हो, लेकिन जब इनको अपन भिन्न रूप में बदल के करेंगे तो आपका प्रश्न बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको बहुत सारी गाइड जो होगी उसमें आपके ऐसे सीधा लिखा हुआ है, मैंने कई बार देखा भी है कि जैसे 1.75 है, 5.6 है और 7 है। अब इसका जो है लघुत्तम समावर्त या महत्तम समावर्त जब भी करना हो तो उस गाइड में सीधा ये देंगे आप, एक पहले 175, 56 और 7 है, उन तीनों का ही आप महत्तम समावर्त ज्ञात कर दिए। ठीक है, तो अब उसके बाद में फिर क्या कहेंगे वो, अब उसमें आपके कई बार तो सीधा लिखा होगा, अब इसको है ना 100 से आप भाग दीजिए, 2 को छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए ये चीज़ अपने समझ में तो आती ही नहीं है कि भाई कहीं यहाँ तो दशमलव का 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हमें करना क्या है। ठीक है, तो आप ऐसे कन्फ्यूजन मत लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा तरीके से आप जितने भी दशमलव है उसका भिन्न बदल दीजिए, उसमें कोई समय विशेष नहीं लगता है, क्योंकि आप जितना इनको आप चेंज करके करेंगे और फिर उसमें समय अधिक खर्च करने, उससे बढ़िया है कि आप इससे जल्दी आंसर ला सकते हैं। तो हमने अभी क्या किया है, 1.75, 5.6 और 7, अब इनका हमने महत्तम समावर्त तो ज्ञात कर लिया। ठीक है, कितना आया, अभी हमने देखा है कितना आया था, 7/20। ठीक है, तो ये जो 7/20 वो तो आपको ऑप्शन में कहीं दिखेगा ही नहीं, तो हमारा जो आंसर है वो भिन्न के रूप में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि चूंकि देखिए ये ध्यान रखना, अगर आपके प्रश्न दशमलव में दिया हुआ है तो उनका आंसर जो दिया हुआ होगा वो एमसीक्यू वो भी दशमलव में ही दिया हुआ होगा। तो अब यहाँ पर हमारी समस्या है कि हमारा आंसर जो है वो तो भिन्न में आए, तो अब करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना, हम इसको आप इस दशमलव में बदल देंगे, यानी 7 में जो है आप 20 का भाग दे दीजिए, देखिए भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगा दिया, जीरो हो गया, कितने हो गए 70, 20 या कितने हो गए 60, पीछे बच गए 10, चूँकि दशमलव लगा हुआ है तो हम 1 जीरो तो लगा सकते हैं, 20 पंजे 100। तो ये जो संख्या है वो हमारी दशमलव में बदल जाएगी और हमारा जो आंसर है 0.35 जो है वो दशमलव के रूप में हमारा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने 0.36, 1.2 और 4.8 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पिछले प्रश्न में अपन ने क्या किया था, दशमलव संख्याओं का हमने महत्तम समावर्त ज्ञात किया था, और इस प्रश्न में अपन क्या करते हैं, इनका लघुत्तम समावर्त ज्ञात करते हैं। तो अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा तो दोनों सेम प्रश्न है, आप इनको बार बार क्यों ले रहे हैं। देखिए ये प्रश्न उससे थोड़ा सा बस ज़्यादा अलग तो नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा अभ्यास से क्या होता है, जो चीज़ जो होती है वो हमारे दिमाग में थोड़ी स्थायी हो जाती है। तो अपन उसी को एक बार और रिपीट करेंगे तो मुझे लगता है ये जो दशमलव जो समस्या जो है वो आपके दिमाग में बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और हम अच्छे से समझ जाएंगे कि दशमलव जो संख्या उनको आपको कैसे हल करना है। तो पहले तो इस दशमलव को अपन हटा देते हैं, वही काम, कितना आएंगे, बट्टा में 100 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 2 का भाग दे दिया 18, इसमें 2 का भाग दे दिया 50, पुनः 2 का भाग दे दिया 9, इसमें हो गए 25। तो पहले जो भिन्न बन गए वो तो बन गई है 9/25। ठीक है, दूसरी जो भिन्न है क्या है, दशमलव भिन्न जो है वो 1.2 है, तो
दशमलव हटा दिया बटा 10 आ गए, 2 का भाग दे दिया 6, इसमें हो गए 5, ये बन गई 6 बट्टा 5। ठीक है, और तीसरी जो भिन्न है कौन सी थी, 4.8, तो इसको भी हमने दशमलव हटा दिया तो बट्टा में 10 आ गए, इसको 2 से कट कर दिया 24 को 2 से कट कर दिया 5, तो ये जो संख्या बन गई वो बन गई 24 बट्टा 5। ये 3 हमारे सामने भिन्न आ गई है। ठीक है, अब इस भिन्नों को वही करना कैसे, बिल्कुल सिंपल से है। भिन्नों का लघुत्तम समावर्त कैसे ज्ञात करते हैं, हमने बिल्कुल शुरुआत में ही किया था। तो हमें क्या करना है, अंशों का तो हमें लघुत्तम समावर्त करना है। तो अंश कौन कौन से, 9, 6 और 24। तो हमें क्या करना है, 9, 6 और 24 जो है इनका तो क्या करेंगे, हम लघुत्तम समावर्त ज्ञात करेंगे। और भिन्न के हरों में जो संख्या है, हर में कौन कौन से, देखिए 25, 5 और 5। तो 25, 5 और 5 जो है इनका क्या करना है, हमको इसके विपरीत काम करना है, महत्तम समापवर्ती। ठीक है, अब देखिए 9, 6 और 24 इन तीनों का हम लघुत्तम समावर्त कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल, ये तो जल्दी हो जाएगा। 9, 6 और ये 24, इसमें सबसे पहले किसका भाग दिया, 2 का भाग दे दिया, 9 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार, 24 में 12 बार, पुनः 2 का भाग दे दिया, 9 में पूरा पूरा नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 12 में 6 बार, पुनः 2 का भाग दे दिया, 9 कैसे कैसे 3 में भी नहीं जाएगा, 6 में 3 बार, अब हमने 3 का भाग दे दिया, 3 बार, 1 बार और 1 बार, और पुनः ये 3 का भाग दे दिया हमें प्रथम। ठीक है, अब यहाँ से हमें देखिए इनका अभाज्य गुणनखंड जो मिलेगी, तो 2 का 2 से गुणा कर तो 2 दूनी 4, 4 का 2 से कर दिया 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 दिया 72। तो हमें इनका लघुत्तम समावर्त कितना मिल गया, 72। और 25, 5 और 5 का महत्तम समावर्त देखिए सीधे ही दिख रहा है मुझे, तीनों में केवल बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, जिसका भाग तीनों में जाता है, तो महत्तम समावर्त कितना हो जाएगा इसका, 5। तब वही चीज़ यहाँ पर भी आ गई, हमें भिन्न में आंसर मिले, लेकिन किस में आंसर चाहिए हमें, दशमलव में। तो हम क्या करेंगे, 72 में 5 का भाग दे दीजिए, ये जो 72 है उसमें हम 5 का भाग दे देते हैं, 5 से कम 5, पीछे कितने बच गए, 2, अगली संख्या आ गई 2, कितने हो गए 22, 5 चौके 20, पीछे बच गए 2, अब यहाँ लगा दिया हमने दशमलव, ये हो गया 0 और 5 चौके 20, यानी इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया, 14.4। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बीजीय व्यंजकों का जो लघुत्तम समावर्त है या महत्तम समावर्त है वो कैसे ज्ञात करते हैं, अपन थोड़ा उसको भी अपन समझ लेते हैं। अब देखिए ये जो एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे तो ज़्यादा अपन को अच्छे से समझ में आएगा कि हमें जब ऐसे बीजीय व्यंजक जो दिए हुए हो, जिसमें सारी चर राशियाँ भी हो और अचर राशियाँ भी हो, तब उनका हम लघुत्तम समावर्त या महत्तम समावर्त कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, पहले तो अपन जो जितनी भी संख्या जो दी हुई है, जैसे पहला जो इसको संख्या को, इसको क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, व्यंजक। जैसे ये भी एक व्यंजक है और ये भी क्या है, एक व्यंजक है। जैसे इसमें व्यंजक भी खूब सारे के हो गए, एक पदीय व्यंजक भी होते हैं, द्विपदीय भी होते हैं, त्रिपदीय भी होते हैं, लेकिन इतना हमको गहराई में भी नहीं जानना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर लघुत्तम समावर्त में अगर जो बीजीय व्यंजकों से संबंधित अगर प्रश्न आएंगे भी, वैसे देखिए लगभग तो मैंने देखा है कि सामान्यतः तो ये प्रश्न नहीं आते, लेकिन फिर भी देखिए अच्छा जो एग्जाम होता है तो उसमें बीजगणित आधारित भी प्रश्न देते हैं, तो उसमें हमें लगभग आपको एक पदीय ही व्यंजक मिलेंगे, तो उनका ही लघुत्तम समावर्त या महत्तम समावर्त ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो पद दिया हुआ वो दिया हुआ है 18 x की घात 3 y घात 2 और z घात 4। ठीक है, ये पहला पद। और दूसरा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 30 x की घात 2 y की घात 3 और p की घात 3। ठीक है, तो ये दो पद दिए हैं। तो अब पहला तो क्या करना है, अपन इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड किनके करेंगे, संख्या हो गए तो अपन अभाज्य गुणनखंड कर ही सकते हैं। जैसे 18 जो है तो हम 18 के पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 18 में देखिए 2 का भाग दे दिया कितनी बार, 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो 18 के तो गुणनखंड हो गए कौन से, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, इसी तरह से 30 के भी अपन पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा ही काम है ये तो। 2 का भाग दे दिया इसमें कितनी बार, 15 बार, 15 में 3 का भाग दे दिया 5 बार और 5 में 5 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, तो ये काम तो हो गया पूरा। तो 30 के भी अपन अभाज्य गुणनखंड में यह लिख देता हूँ, 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, ये इतना काम तो हो गया। अब हमें क्या करना है, पीछे जितने भी ये पद दिए हुए, जैसे x जो दिया हुआ है वो कितनी बार है, उसके गुणांक कितने, घात 3 है, तो x को हमें दिया 3 बार लिखना है, x गुणा x गुणा x। ठीक है, लेकिन इसको कोष्टक में लिख देता हूँ ताकि आपको मिक्स नहीं दिखे। ठीक है, क्योंकि x और दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। उसके बाद में y जो है वो कितनी बार है, y स्क्वायर है, तो y गुणा y 2 बार है, और z की घात कितनी है, 4, तो z को हमें 4 बार लिखना है, z गुणा z गुणा z। ठीक है, अब हमें इसी तरह से x की घात 2 है, तो यहाँ पर भी हमें x गुणा x लिखना पड़ेगा। y की घात कितनी है, 3,
तो y गुणा y, और उसके बाद में p जो है वो कितने हैं, p गुणा p, ठीक है। तो ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए सबके, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब इनका लघुत्तम समापवर्त करना है। तो हमें देखिए वापस कहाँ पहुँचना पड़ेगा, हमें अपने बिल्कुल पुराने वीडियो में जाना पड़ेगा, जहाँ पर हमने लघुत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्त क्या होता है ये हमने बहुत अच्छे से सीखा था। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखें तो उनके साथ साथ एक बार पुराने वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू रहे। और मैं तो यही कहूँगा कि आप कोई भी जो क्लास है उसको आप मिस नहीं करें, क्योंकि मेरे हर वीडियो में आपको बिल्कुल कंटिन्यू ही चीज़ें मिलेगी और सारी चीज़ें उनको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ये जरूरत पड़ेगी कि भाई वास्तव में लघुत्तम समापवर्त होता क्या है, क्योंकि ये जो थीम जो है, यही जो सिद्धांत जो वो हमें मालूम पड़ेगा, तभी हम इस प्रश्न को कर पाएंगे, अन्यथा ये प्रश्न हमारे से नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि जब लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना हो और हमारे सामने जब उनके गुणनखंड दिए हुए हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें उनकी अधिकतम घात लिखनी पड़ती है। क्या लिखनी पड़ती है, उनकी अधिकतम घात। जैसे यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है, या 2 केवल एक ही घात में, यहाँ पर भी 2 एक घात में है, तो यहाँ 2 को भी हमने एक बार लिख दिया। उसके बाद में देखिए 3 जो है, यहाँ पर तो 3 गुणा 3 है, 3 की कितनी घात है, 2 घात है, यहाँ 3 की 1 घात है, यहाँ 3 2 बार है, तो हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद में महत्तम समापवर्त है, तो हमें दोनों में जो उभयनिष्ठ हो उसी को हम देखते हैं, ठीक। लेकिन लघुत्तम समापवर्त में तो जैसे ये 5 यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी 5 की घात 1 तो है, तो हमें इस 5 को भी यहाँ एक बार तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरह से आगे हम देखें, यहाँ पर x की घात तो कितनी है, 3, इसमें कितनी है, 2, तो अधिकतम घात कितनी है, x की घात 3 है, तो हम 3 लेंगे काम में। उसके बाद में आगे बढ़े, y की घात यहाँ तो है 2, यहाँ है 3, तो y की घात भी कितनी हो जाएगी, 3 अधिकतम हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ z की घात 4 है, इसमें नहीं है, लेकिन z की घात 4 है तो हमें लिखनी पड़ेगी। और अंत में बचा p जो है, वो भी घात कितनी है, 3। तो अब इनका आंसू जो आएगा वो कितना आएगा, देखिए 2 का 3 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 6 का 3 से कर दिया, 6 3 18, 18 का 5 से कर दिया, 18 पंजे 90। तो 90, x की घात 3, y की घात 3, z की घात 3, सॉरी 4, और p की घात 3, ये आएगा इनका लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। यानी कहने का अर्थ तो बिल्कुल है, तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, ज़्यादा विशेष काम नहीं है। लेकिन हमें इतना याद रखना पड़ेगा कि लघुत्तम समापवर्त जब भी ज्ञात हो तब उनमें उनकी अधिकतम घातों को लिखा जाता है, ठीक है। तब जाके हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बीजीय व्यंजकों का महत्तम समापवर्त ज्ञात करना सीखते हैं, ठीक है। तब इसके लिए भी हमें जब इसको हल करना हो तो हमें पहला काम तो वही करना है जो हमने लघुत्तम समापवर्त में किया था। हमें जो जितने भी पद जो दिए हुए हैं, जैसे पहला पद दिया हुआ है 28, a घात 2, b घात 3 और c घात 4, ठीक है। पहला पद तो ये दिया हुआ। दूसरा पद दिया हुआ है 70, a घात 3, b की घात 2 और c की घात 2। और तीसरा जो पद दिया हुआ है वो दिया हुआ है 84, a की घात 3, b की घात 2 और c, ठीक है। ये 3 पद हमारे सामने दिए हुए और इन तीनों का हमें क्या करना है, महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, पहला काम तो वही इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे 28 है तो 28 के हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 2 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा, 14 बार। 14 में 2 का भाग दे दिया 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। तो ये तो आगे कितने आगे, 2 गुणा 7, ठीक है। फिर वही a स्क्वायर है तो a 2 बार लिख देते हैं, a गुणा a। b की घात 3 है तो b गुणा b, और c की घात 4 है तो c गुणा c, ठीक है। तो ये हमने पहले इसके हो गया। अब 70 के कर देते हैं, तो 70 के अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिए। 2 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा, 35 बार। 35 में 5 का भाग 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार। तो ये आगे 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। इसके बाद में a की घात 3 है तो a गुणा a लिख दिया। b की घात 2 है, b गुणा b लिख दिया। और c की घात 2 है तो c गुणा c लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अंत में बचा है 84, तो 84 के भी अभाज्य गुणनखंड कर दो। पहले 2 का भाग दे दिया, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पर वापस 2 का भाग दे दिया 21 बार। 21 में 3 का भाग दे दिया 7 बार, और 7 में 7 का भाग दे दिया 1 बार। कितने आगे, 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। अब a की घात 3 है तो a गुणा a। b की घात 2 है तो b गुणा b, और c की घात 1 है तो c, ठीक है। तो ये तो हमने इनके अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब हमें क्या करना है, अब देखिए लघुत्तम समापवर्त में तो हमने देखिए, आप याद हो तो हमने क्या किया था,
हमने इनकी अधिकतम घातें लिखी थी, ठीक है। अब चाहे वो तीनों में उभयनिष्ठ थी या नहीं थी तो उससे हमें मतलब नहीं था, लेकिन महत्तम समापवर्तक में तो काम ज़्यादा आसान है। उसमें तो हमें क्या करना है, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो उन्हीं गुणनखंडों को हमें लिखना है। फिर चाहे वो चर वाले पद अचर पद हो, चाहे वो चर वाले पद हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें से हम देखें तो देखिए दो तीनों में मुझे कॉमन दिख रहा है, फिर दो इसमें कॉमन है लेकिन इनमें नहीं है, 7 तीनों में ही कॉमन है, ठीक है। तो ये तो हो गए 2 गुणा 7, दो चीज़ें तो आ गई है हमारे सामने, ठीक। अब आगे देखिए तो ये इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो ये आ गया। उसके बाद में एक ये और आ रहा है, सब में कॉमन है, देखिए तीनों में, तो एक ये और हो गया। इसके ये पूरा हो गया। बी देखिए, बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बी आ गया। बी एक और कॉमन आ सकता है, बी हो गया, ठीक है। फिर बी नहीं हो सकता, फिर सी इसमें 4 है, इसमें 2, एक एक तो कॉमन तीनों में से आ ही सकता है, तो एक सी है, ठीक है। बस इतना सा काम हो गया। अब देखिए कितने हो गए, 7 दूनी 14, ए की घात कितनी होगी 2, बी की घात भी होगी 2, और ये हो गया इनका महत्तम समापवर्तक, ठीक। तो महत्तम समापवर्तक जो है वो लघुत्तम समापवर्तक से थोड़ा ज़्यादा आसान है और इसके आंसर आपके जल्दी आएंगे, बस ज़्यादा डिफरेंस इसमें भी नहीं है। तो उसमें क्या करना है, अगर आप देखिए अगर अपन इसको जल्दी भी करना चाहेंगे लघुत्तम समापवर्तक को, तो आप उसमें हम ये कर सकते हैं, जैसे मान लो यही प्रश्न अगर हो और इसमें अगर महत्तम समापवर्तक की जगह अगर मुझे लघुत्तम समापवर्तक करना होता तो मैं क्या करता, 28, 70 और 84 जो है, जैसे ये 28 है, 70 है, 84 है, इनके तो हम क्या कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड लघुत्तम समापवर्तक में ऐसे शॉर्टकट से ज्ञात कर लेता। और उसके बाद में मुझे क्या करना है, इनकी अधिकतम घातें ही लिखनी है, तो मैं लिख देता, जैसे ए की अधिकतम घात कितनी है, ए की घात 3 हो जाती, बी की घात 3 हो जाती और सी की घात 4 हो जाती। तो ये इसका आंसर भी जल्दी आ सकता है, लेकिन हाँ जरूरी है कि हमारे सामने एक बार एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे सामने एक प्रश्न जो है वो है, इस तरह का प्रश्न है कि दो व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 4x की घात 3 y घात 2 तथा 48x की घात 4 y घात 4 है। उनमें से एक व्यंजक 12x की घात 4 y घात 4 हो तो दूसरा व्यंजक क्या होगा, ठीक है। अब देखिए अभी तक अपन ने जो चीज़ जो देखी है वो ये देखा है कि भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात कर सकते हैं या उनका महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि व्यंजकों का जो है महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, अपन ने देखिए पिछले जो क्लास थी उसमें अपन ने एक चीज़ सीखी थी, हम जहाँ पर हमने ये सिद्ध किया था कि भाई अगर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अगर गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है, हमने देखा है कि जो पहली जो संख्या है और दूसरी जो संख्या है उनके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी था, इस पर आधार अपने बहुत सारे प्रश्न भी किए थे, जिसमें कहीं पर तो ये था जहाँ दोनों ये दिए हुए थे हमने दूसरी संख्या ज्ञात की थी, कहीं पर दोनों संख्या दी हुई थी, एक महत्तम दिया हुआ था, एक लघुत्तम, ऐसे खूब सारी चीज़ ज्ञात की थी। अब यही चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि जब सर हमें ये भिन्न संख्या और व्यंजक जो ये सारी चीज़ बता तो रहे, लेकिन कहीं पर भी ये चीज़ आगे सर ने लाई नहीं कि क्या ये इसमें लागू होते हैं कि नहीं होते। तो आपको देखिए मैं क्लियर कर दूँ कि चाहे भले वो भिन्न संख्या हो, दी हुई हो, चाहे भले वो बीजी व्यंजक हो, उसमें भी अपन ये सारी ही क्रियाएं कर सकते हैं जैसा हमने उन प्रश्नों में किया था। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं ये हो सकता है जो अपन ने जो प्रश्न किए वो अपन ने सामान्य जो संख्याओं को लेकर किया, उसकी जगह हो सकता है कि उसमें दशमलव संख्या भी लिखी हुई आ सकती है। तो अगर चाहे भले दशमलव संख्या लिखी हुआ है तब भी अपन ये फॉर्मूला लगा के उनमें भी जैसे हमने उसमें सामान्य जो क्रिया की है तो उसी तरह से अपन इनके भी आंसर ला सकते हैं। इनके लिए आपको कहीं भी अलग से कोई फॉर्मूला यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई अलग से कोई तरीका यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे भले वो बीजी व्यंजक वाले जो प्रश्न होंगे तो उसमें भी अपन इसी फॉर्मूले से इनके आंसर ला सकते हैं। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया ताकि आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि चाहे कैसा भी प्रश्न आए, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि जब एक चैप्टर जब हमारा पूरा हो जाए, क्योंकि आज ये शायद इस चैप्टर का हमारा लास्ट जो क्लास रहेगी, तो उस क्लास होने के बाद आपके दिमाग में कहीं भी ऐसी छोटी सी चीज़ कोई रह जाए कि शायद ये तो हमने सर ने आप बताया ही नहीं या हमारी गाइड में ऐसा प्रश्न आया, ऐसा सर ने तो बताया ही नहीं। तो देखिए मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि हर तरह का जो प्रश्न है वो एक बार यहाँ बोर्ड पर लाने की पूरी कोशिश रहती है मेरी, ताकि जब ये क्लास ख़त्म हो जाए तो मैं खुद एक बार संतुष्ट हो जाऊँ कि मुझे खुद को भी ऐसा लगे कि नहीं सच में बच्चों के साथ जो मैंने जितना भी अपने क्लास लिए उसमें मैंने अधिकतम बच्चों को देने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न की तरफ लौटते तो ये जो प्रश्न जो दिया, जैसे चाहे दिखने में भले ये बीजी व्यंजक दिए हुए हो, लेकिन ऐसे प्रश्न तो अपन ने पिछले क्लास में खूब किए, तो जैसा उसमें कहता बिल्कुल उसी तरह से अपन इस प्रश्न को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें देखिए दो व्यंजक जो जिनका महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके देखिए महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 4x घात 3 y घात 2 दिया हुआ है, ठीक है। और गुणा में लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है इनका 48x की घात 4 y की घात 4, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए पहली संख्या, अब यहाँ पर संख्या ना होकर क्या होगा, व्यंजक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्यंजक दिए हुए, तो उसमें से क्या लिखा हुआ होगा, संख्या की जगह आपको क्या शब्द मिलेगा, यहाँ पर व्यंजक लिखा हुआ होगा। तो पहला जो व्यंजक है वो दिया हुआ है 12x⁴ y⁴ और हमें जो है वो दूसरा व्यंजक ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें दूसरा व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें काम तो वही करना है। क्या करना है, हम इनका गुणा तो जैसे उन प्रश्नों में भी नहीं किया था, तो यहाँ पर भी अपन नहीं करेंगे, इनको अपन ऐसे ही लिखेंगे एक बार। ठीक है, 48x⁴ y⁴ और क्या करेंगे, हम सीधा इसका करेंगे पक्षांतर। तो ये गुणा में है तो यहाँ पर आ जाएगा ये भाग में, 12x⁴ y⁴। ठीक है, अब देखिए जिनको बीजीय व्यंजक जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं उनके लिए दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि अब तो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि इनको केवल हमें सरल ही करना है। ठीक है, लेकिन जिनको बीजीय व्यंजक की थोड़ी कम समझ है तो उनको अपन बता दूं। देखिए इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो जो अंक गणित का जो काम है उनका काम तो उनके साथ ही होगा, उसको तो अपन उससे काट सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मुझे दिख रहा है 12 और 4 भी कट रहे हैं, 12 और 48 भी कट रहे हैं। तो जैसे मैंने इसको काट दिया, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, अब ये 3 से 48 भी कट रहे हैं, तो 3 एकम 3, 16 तिया 48। तो ये संख्याओं को तो अपन जैसे सिंपल करते हैं वैसे ही इनको आसान तरीके से हल करना है। अब समस्या आती है कि अब इनको हम कैसे हल करें, क्या इन दोनों का पहले हमें गुणा करना पड़ेगा या पहले हमें इसका भाग कैसे देना है। बिल्कुल सिंपल सा आपको देखिए ये करना है। जैसे यहाँ पर x की घात कितनी है 3, यहाँ पर x की घात कितनी है 4। अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो देखिए इनको जब इनको कट करते हैं तो कितनी अधिक घातें वो शेष बचती है। जैसे अगर मुझे x की घात 4 में अगर x की घात 3 का अगर भाग देना हो तो भाग दूंगा तो क्या होगा, तो इसकी जो एक घात जो है वो बच जाएगी, यानी यहाँ एक x बचेगा। अब वो कैसे बचेगा, सीधा ने बताया, इसको अपन ऐसे समझे। जैसे देखिए x की घात 4 का मतलब कितने हो गए, x कितनी बार है 4 बार, और x की घात 3 का मतलब है x कितनी बार है 3 बार। ठीक है, तो ये आसान ऐसे समझ में आएगा। अब देखिए अगर मैं भाग दूँ x से ये x कट गया, इस x से ये x कट गया, इस x से ये x कट गया, पीछे क्या बच गया x, एक x बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर जैसे x, अब इसमें अपने जो अपन जो हल करते हैं उसमें तो क्या होता है, ऊपर बड़ी संख्या होती है तभी काट सकते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जैसे x की घात 3 ऊपर है और नीचे x की घात 4 है, तो नीचे 4 एक अधिक है घात, तो x नीचे बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए y की घात कितनी है 2, और यहाँ कितनी है y की घात 4। तो ये देखिए अगर मैं इसको काटूँ तो यहाँ पर 2 ज़्यादा है तो y की घात 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए काटा। देखा अगर मैं चाहता तो सीधे ही मैं यहाँ से कर सकता, x की घात 4 से x की घात 4 काट देता, y की घात 4 से y की घात 4 काट देता, और ये जो पीछे आपके आंसर बच जाते। लेकिन मुझे यहाँ पर देखिए प्रॉपर आपको एक चीज़ जो सिखानी है वो ये सिखानी है, क्योंकि हर जगह जरूर थोड़ी पूरे कटेंगे, फिर तो ये होता है कि मैं सीधा शॉर्टकट से आंसर ही ला रहा हूँ, तो अपन को ये चीज़ समझनी है। तो इसलिए मैंने देखिए अब यहाँ पर देखिए मेरा x और y बच रहे। अब यहाँ से मैं अगर x से x घात 4 को अगर काटूँ, ये x है, यहाँ पर x घात कितनी है 4, तो यहाँ कितने बचेंगे, x की घात 3 बच जाएगी। y की घात यहाँ कितनी है 2, यहाँ y की घात कितनी है 4, कितनी ज़्यादा, 2 ज़्यादा है, तो ये y की घात 2 बच जाएगी। नहीं, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आंसर है ऊपर जो बच गए वो कितने बच गए, देखिए 16, x की घात 3, y की घात 2, ये जो बचे हैं ये हमारा दूसरा व्यंजक होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रश्नों को जो है अपन बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने अंकगणित वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको हमने सॉल्व किया है। तो आशा करूँगा आज के वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से भिन्न संख्या थी, दशमलव भिन्न हो, चाहे उचित भिन्न हो, चाहे अनुचित भिन्न हो, चाहे मिश्र भिन्न हो, उन पे आधारित जितने भी प्रश्न जो थे जिनको महत्व सौवर्तक कैसे ज्ञात करना है या उनको लघुत्व सौवर्तक कैसे ज्ञात करना है, ये हमने सीखा। इसके साथ ही जो बीजीय व्यंजक जो थे उनको भी हम किस तरह से हल कर सकते हैं, उनका महत्व सौवर्तक कैसे ज्ञात कर सकते हैं या उनका लघुत्व सौवर्तक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ये हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखने की कोशिश की है। तो अगर आपको इसमें कहीं भी अगर कहीं दिक्कत आई है या कहीं समस्या आई है या कहीं कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो जब बनेगा तो उसमें अपन उसको समस्या का आपके सॉल्व कर देंगे। वैसे देखिए मुझे लगता नहीं है कि लघुत्व समापवर्तक या महत्व समापवर्तक से संबंधित अब कोई भी आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन रहा होगा या कोई समस्या रही होगी या ऐसा कोई प्रश्न बचा होगा जो शायद इस बोर्ड पे नहीं आया होगा। मैंने हर तरह का प्रश्न लाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी देखिए आप अपनी गाइड में से जितने भी आपके इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न दिए हुए हो उन सारे प्रश्नों का आप हल कीजिए, और अगर आपको कहीं भी कुछ लगता है कि नहीं ये प्रश्न थोड़ा सा उससे अलग है तो आप उसका चाहे उसका फोटो खींच के आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर उस पर आप भेज सकते हैं या आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो तो उसका तो मुझे कुछ लगेगा अगर नहीं प्रश्न ये बिल्कुल ये अलग से प्रश्न था और ये बिल्कुल शेष रह गया तो अपन उसको अलग से वीडियो में उसको लेके आपको सॉल्व कर देंगे। तो आशा करूँगा आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और आपके
कंपटीशन में बहुत ही अच्छे से आपके तैयारी के रूप में काम आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। साथ ही उससे भी बड़ा निवेदन कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा नेक्स्ट जो चैप्टर जो है औसत जो है अब उसकी क्लास अपन शुरू करेंगे, तो आप उनसे कहीं भी वंचित नहीं होगे। और वो कब होगा, जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अपना अभ्यास जारी रखिए और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।